बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में एमसीक्यूज। आज हम चैप्टर नंबर 7 और 8 इन दो चैप्टर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 का नाम है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। सबसे पहले इस चैप्टर के एमसीक्यूज की बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला एमसीक्यूज है, ये लिखा हुआ हमारे पास, द वैल्यू इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ जी इज। आपने इस चैप्टर में एक लॉ पढ़ा है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन का ये लॉ था। और इस लॉ के अंदर जो है एक उस लॉ में बात ये की जाती है कि दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इस सेंटर्स में जो डिस्टेंस होता है, इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसको स्क्वायर में। तो जब हमने इस फॉर्मूले इस लॉ से हमने जब फॉर्मूला बनाया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो फॉर्मूला था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो जी आया था इसमें ये था कांस्टेंट, इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस एमसीक्यूज में आपसे उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। आपको याद होगा, और अगर न्यूमेरिकल्स में यूज भी करते हैं, आपको कहा था कि वो एमसीक्यू को जो है याद कर लिएगा। तो इसमें ऑप्शन है कि बी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आप देखें तो ए बी सी तीनों में जो पैरा वैल्यू तो सही है जी 6.67, लेकिन जो है वो -11 होता लिहाजा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अब आते हैं जी दूसरे एमसीक्यूज पे। द मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ का मास क्या है। इसी चैप्टर में हमने एक जब इस लॉ को पढ़ा था तो उस लॉ के बाद हमने अर्थ का मास कैलकुलेट किया था और आपको कहा भी था कि अर्थ के मास की वैल्यू को याद कर लिएगा। ठीक है जी, तो होता तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 है, लेकिन यहाँ पर आप देखें सारे ऑप्शंस में आपको वैल्यू सेम दी है, सिर्फ यूनिट का फर्क रखा हुआ है। तो आपको पता है जी मास का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो सही जी, मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास है थर्ड एमसीक्यूज। इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय दैट। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? हमारी अर्थ के अराउंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये अर्थ के अराउंड घूम रहे होते हैं जिनके जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। चैप्टर हमने इस बिल्कुल आखिरी टॉपिक है चैप्टर का। तो कम्युनिकेशन के हवाले से हमने बहुत सारे ऐसे मैन मेड सैटेलाइट्स हमारी अर्थ पे मौजूद है जो अर्थ के अराउंड घूम रहे होते हैं, गोल गोल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं। हम जानते हैं, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में एक सर्कुलर मोशन के अंदर होता है तो उसमें फिर एक एक्सेलरेशन होती है जो सेंटर प्रोवाइड कर रहा होता है। सेंटर जो है वो एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो इस एमसीक्यू में ये पूछ रहा है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है, गोल दायरे में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक्सेलरेशन कौन दे रहा होता है? तो इसका आंसर है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान होती है, और यही फोर्स जो है इस एग्जाम्पल में या इस सिनेरियो में सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाती है और यही प्रोवाइड कर देती है। बाकी जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि दो बॉडीज के दरमियान कांटेक्ट होना जरूरी होता है। कूलम फोर्स जो चार्जेस के दरमियान होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल की अपोजिट फोर्स होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ग्रेविटेशनल। फोर्थ एमसीक्यूज पे आते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड डैश। अब ये वही लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, आपको पहले एमसीक्यू में बताया था कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में ये कहा जाता है कि जो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज होती है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, एक तो वो दोनों बॉडीज के जो मास है उसके प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरी चीज इन्होंने पूछी है, पहली बात तो इन्होंने बताई हुई है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड, और फिर किसके दरमियान, तो इसका ऑप्शन है कि ए, डिस्टेंस बिटवीन देम। शेप ऑफ द बॉडी मास या मीडियम पर डिपेंड नहीं करता,
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों बॉडीज के दरमियान जो प्रोडक्ट ऑफ मास होता है वो और फिर इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगले एमसीक्यूज पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, अगर एक पत्थर को आप एक स्ट्रिंग से बांधते हैं एंड रोल इन अ सर्कल और एक गोल दायरे में घुमाएं, तब ये वो सर्कुलर मोशन हो गया। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड दैट, तो अब ये सर्कुलर मोशन हो गया, तो जो आपके स्ट्रिंग में टेंशन आ रही होगी वो क्या चीज होती है इस एग्जांपल में, या क्या चीज प्रोवाइड कर रही होगी। तो ये चूंकि सर्कुलर मोशन हो जाता है और जो टेंशन है वो फोर्स है सेंटर से आ रही है, तो सर्कुलर मोशन में अगर हम सेंटर वाले फोर्स को देखें तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आंसर है। उसके बाद है जी 6, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज डबल, अगर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट अगर गोल दायरे में घूमता है, बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है और आप उसकी वेलोसिटी को डबल कर दें, ठीक है, वेलोसिटी जो है उसकी डबल कर दें, द सेंटीमीटर फोर्स बिकम्स डैश। सेंटीमीटर फोर्स का क्या हाल होगा, यानी अगर आपका एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है एक खास वेलोसिटी से, आप उसकी वेलोसिटी को अगर डबल कर दोगे तो फिर सेंटीमीटर फोर्स हमें बता दी कि इसके साथ क्या हो जाता है जी, वो डबल हो जाएगी, वो 3 गुना बढ़ जाएगी, वो 4 गुना बढ़ जाएगी, या वो 8 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला देखें तो वो होता है जी F इज इक्वल टू mg स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, v स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर फोर्स के अंदर v का वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो अगर आप डबल कर दोगे तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, वेलोसिटी v स्क्वायर। अब अगर आपने वेलोसिटी डबल कर दी तो फिर इस डबल का भी स्क्वायर करना होगा आपको, यानी कि 4 टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी सेंटीमीटर फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उसके लिए अब हम ये सब मिटा देते हैं जी। ठीक है जी, ये तो हम मिटा के 6 किया ना, हमने 7 पर आना है। अब हम 7 पर आते हैं जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चले जी, अब हम आते हैं जी अगले एमसीक्यूज पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, अगर सेंटर ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट का फासला बढ़ाया जाता है, अर्थ के सेंटर से आप ऑब्जेक्ट के फासले को बढ़ाते हो, फ्रॉम द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल डैश। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मिसाल है, ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन पर रखा हुआ है, आप उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अर्थ के सेंटर से बढ़ाते हैं, यानी वही बात कि आप उसको ऊपर लेकर जाते हैं, एल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने पूरा टॉपिक है जी वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, और हमने उस टॉपिक में मैथमेटिकल इक्वेशंस को बना के जरिए हमने ये देखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर से जितना दूर लेकर जाएंगे, जितना ऊपर लेकर जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ के डिस्टेंस को इंक्रीज करो तो जी क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हमारे पास है जी ये क्वेश्चन नंबर 8, अ 500 ग्राम बॉल, एक 500 ग्राम की बॉल है। अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरह का हो गया। A 500 ग्राम बॉल, एक 500 ग्राम की बॉल है, मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्किल, एक सर्किल में मूव हो रही है। ठीक है, ये 500 ग्राम जो ये मास होता है। तो एक आपके पास 500 ग्राम की बॉल एक सर्किल के अंदर घूम रही है, 40 सेंटीमीटर इज द रेडियस, और उस सर्किल का जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दो चीजें दे चुके हैं अब तक यहाँ पर आपको, एक मास दे दिया 500 ग्राम और एक रेडियस दे दिया 40 सेंटीमीटर। एट 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो आपके पास एक 500 ग्राम की बॉल है, एक सर्किल के अंदर घूमती है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, और सर्किल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपको इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, एक मिनट में कैलकुलेट करूँ पहले, फिर मैं देखूंगा ठीक है जी। तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि एक 500 ग्राम की बॉल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सर्किल के अंदर घूम रही है, उस सर्किल का जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है।
और जो बॉल की वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल की दर्ज का है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d स्क्वायर अपॉन r, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। अब वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास 4, इसका स्क्वायर हो जाता है 4 4 का 60, जबकि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में लाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, 0.4 आएगा। तब अगर आप 16 को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं जी, सॉरी अगले एमसीक्यूज पर आते हैं, वो भी एक न्यूमेरिकल की तरह का है। अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम वेल्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। अब एक 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, एक 4 मीटर के सर्किल पे घूम रहा है विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर की स्पीड है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मालूम करनी है। तो अब मैं कैलकुलेट कर दूं पहले, एम स्क्वायर अपॉन आर 64 इसका आंसर। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। मास आपके पास है 4, वेलोसिटी है 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64। वो मास और वेलोसिटी स्क्वायर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 256। उसको आप रेडियस से डिवाइड कर दें तो योर आंसर विल बी 864 न्यूटन। उसके बाद अगला एमसीक्यू हमारे पास है जी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी इज कॉल्ड टेंस। अर्थ और किसी भी बॉडी या किसी एक बॉडी के दरमियान, जैसे कि अगर हम है तो हमारे और अर्थ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाती है? ये तो सब जानते हैं कि बहुत इजी चीज है, इसको तो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है। दैट फोर्स जो अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट पर लगा रही होती है, अर्थ और फोर्स ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स पाई जा रही होती है उसको कहते हैं वेट ऑफ द, सॉरी वेट ऑफ द अर्थ लिख दिया मैंने, बता देता हूँ। ये ए ऑप्शन है जिसका वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द अर्थ नहीं, वेट ऑफ द बॉडी। तो जो भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही होती है, हम उस फोर्स को अर्थ का, तो सॉरी उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 7 के जो एमसीक्यूज थे। अब हम आएंगे अगले चैप्टर के, चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज पे। उसके लिए हम पहले 8 चैप्टर पे चले जाते हैं, ये आ गया चैप्टर 8। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, और इसका पहला एमसीक्यू है जी 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू डैश। यानी कि जो हॉर्स पावर आपको पता है, बताया था आपको, पावर का यूनिट होता है हॉर्स पावर, बड़ा यूनिट होता है पावर का। तो एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो इसका आंसर है जी 746 वॉट। याद रखिएगा वॉट जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट है पावर का, जबकि हॉर्स पावर जो है स्टैंडर्ड यूनिट है ये, लेकिन बड़ा यूनिट है। हमारे पास जो मशीन है जिनकी ज्यादा पावर होती है तो फिर हम उसकी पावर को एचपी या हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। अगले एमसीक्यू है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। ये तो सब जानते हैं, वर्क का एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है? वर्क का एसआई यूनिट वही होता है जो एनर्जी का होता है, और उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर या जूल। तीसरा एमसीक्यू है जी, इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में अभी जो पहले एमसीक्यू थे उसमें हमने क्या देखा कि हॉर्स पावर को अगर हम वॉट में कन्वर्ट करते हैं तो किसके बराबर है जी? वो एक हॉर्स पावर जो वो 746 वॉट के बराबर है। लेकिन एक हॉर्स पावर ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम की यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो किसके बराबर है? कितने का, कितना फर्क है जी? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जो पावर का यूनिट होता है वो होता है फुट पाउंड पर सेकेंड, और एक हॉर्स पावर जो है वो 550 फुट पाउंड पर सेकेंड के बराबर है। तो ये वैल्यू भी याद रख लिएगा। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकेंड, और फुट पाउंड पर सेकेंड क्या है? पावर द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पावर का यूनिट। तो आप कहते हैं जी कि फोर्थ एमसीक्यू से द एनर्जी पॉसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी पैदा हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं?
दो किस्म की एनर्जी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं जी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी डेवलप होती है, जबकि पोटेंशियल कहते हैं जी ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से उसकी जो एनर्जी डेवलप हो रही होती है। तो यहाँ पर आएगा जी काइनेटिक। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, वर्क इज डन व्हेन अ बॉडी इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस बाय अ टेस्ट। वर्क इज डन यानी कि वर्क हो गया व्हेन अ बॉडी इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, जब एक बॉडी को आपने कुछ फासले पर मूव करा दिया बाय अ टेस्ट, किस चीज के जरिए, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं ये कि वर्क कब होता है, जब हम एक बॉडी को फासला तय कराए बाय अ डैश। अब आप हम एक बॉडी को फासला तय कराते हैं तो किस चीज से कराते हैं, इंक्लाइन प्लेन से, फलक क्रम से, मैकेनिकल एडवांटेज से या फोर्स से। जाहिर बात है इसका आंसर है फोर्स। फोर्स के जरिए जब आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करोगे, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो भी हम कहते हैं कि ये वर्क होता है। नंबर 6, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डैश। अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है। अब इसके लिए हमें फॉर्मूले को चेक करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा, मेरा वो फॉर्मूला कह रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1/2 mv², हमने डबल कर दिया 1/2 m, 2 का स्क्वायर होता है 4v², ठीक है जी, 1/2 4 गुना बढ़ेगी 4 टाइम्स, ठीक है। चले वापस आ गए, मैंने क्या करना है, मैंने रिज्यूम करना है। तो रिजल्ट में पूछ रहे हैं कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट की अगर आप स्पीड को डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आता है। तो काइनेटिक एनर्जी के अगर हम फॉर्मूले को देखें तो होता है 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी स्क्वायर अगेन स्क्वायर। अब अगर आप इस वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 गुना फर्क आएगा 4 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जी 4 टाइम्स। अब हम आगे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7 पर आते हैं, लेकिन उसके लिए सब मिटाना पड़ेगा हमें। और अब हम 7 पर जा रहे हैं, 7 से लेके अब हम आते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 7 पर। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डैश। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है जी, बहुत आसान है जी, इस चैप्टर का पहला टॉपिक पर। नेक्स्ट है जी द पोटेंशियल, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड लेवल इज टेकन एज जीरो। मैंने आपको बताया ये पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन जहां जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम जितना जमीन से दूर लेके जाते रहेंगे वो हाइट अचीव करता रहेगा, तो उसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो रही होती है, एक एनर्जी डेवलप हो रही होती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिनेरियो में अगर ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड लेवल पे जमीन पर रखा हुआ है तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिया जाता है, न्यूमेरिक उसमें डेरिवेशंस के अंदर भी बताया था आपको कि ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1 जूल पर सेकंड इज कॉल्ड डैश। जूल पर सेकंड क्या कहलाता है, जूल पर सेकंड जो है वो किस चीज का यूनिट है, तो जूल पर सेकंड जो है वो वॉट को कहा जाता है। हमने पावर में देखा था कि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और एनर्जी का यूनिट है, हमने जब इसकी यूनिट की बात करी तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, डिवाइड को पर कह देते हैं, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो है वो पावर का यूनिट हो गया, और फिर इसी को हमने जो है वो दूसरा नाम दिया था वॉट। तो जूल पर सेकंड का मतलब होता है पावर, वॉट। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 10, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड। एक ऑब्जेक्ट की वर्क करने की सलाहियत जो है वो क्या कहलाती है जी, तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे थे, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम डैश। अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को आप डबल कर देंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी। तो मास, अगर हम वही फॉर्मूले की बात करें 1/2 mv², m में कोई स्क्वायर नहीं है, m बस अकेला है, तो अगर आप इसको डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इसका आंसर है जी ट्वाइस। अगला है द वर्क विल बी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश।
अरे ये हमारे पास वर्क के अंदर हमने बात की थी कि वर्क का फॉर्मूला जो होता है, एंगल वाला फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। और फिर हमने चेक किया था, कैलकुलेट किया था बकायदा, कि अगर हम एंगल को इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि कॉस जो है वो कॉस आ रहा है जी एंगल के साथ, तो अगर हम एंगल को इंक्रीज करते रहेंगे, वर्क हमारा ऐसा ऐसा कम होता रहता है। ठीक है, जब आपका वर्क मैक्सिमम होता है जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है कोई एंगल नहीं होगा, जीरो होगा एंगल, और ये दोनों पैरेलल होंगे, तो उस टाइम पे फोर्स जो वर्क जो है वो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि एंगल जीरो हो गया और कॉस जीरो जो है वो वन के बराबर हो जाता है। फिर जितना आप एंगल बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, वर्क आपका रिड्यूस होता जाएगा, और वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 हो जाए। उसके बाद फिर हम मजीद एंगल बढ़ाते रहेंगे 90 से भी इंक्रीज करेंगे, तो अब आपका वर्क आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, लेकिन नेगेटिव साइड पर, यानी कि और कम हो रहा है। अब जीरो से वो और पीछे और नेगेटिव वर्क होता जा रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है वर्क पॉजिटिव और मैक्सिमम कब होता है, तो वर्क पॉजिटिव और मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एंगल जो है वो जीरो होता है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा, दोनों पैरेलल होंगे, उस टाइम पे वर्क जो है वो मैक्सिमम होता है। और अगले ही एमसीक्यू देख लें, वर्क नेगेटिव कब होता है, तो मैंने आपको बताया कि वर्क नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव मैक्सिमम कब होता है, जब आपका एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 180 होगा। अगला है जी, एक 300 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन 30 सेकंड, व्हाट इज द पावर। अगर 300 जूल, आपके पास कोई मशीन है, कोई चीज है जो 300 जूल वर्क कर रही है जी 30 सेकंड में, तो पावर बतानी है। अब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क यहाँ पे 300 है, टाइम आपके पास 30 है, दोनों को डिवाइड कर दें तो 10 आंसर आएगा, और 10 इज द ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर विल बी 10 वॉट्स। तो ये हमारे पास थी जी तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज हमने देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे आगे बढ़ेंगे, और चैप्टर 10 और चैप्टर 11 इन दो चैप्टर के एमसीक्यूज में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।